हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी पे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग एनसीईआरटी के टॉप 30 एमसीक्यू करने वाले हैं। सब्जेक्ट हम लोगों का विज्ञान होने वाला, साइंस होने वाला है। और जितने सारे क्वेश्चन आज के इस सेशन में आप देखेंगे ना, सारे के सारे एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है, जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम, स्टेट या बीपीएससी टीआरई या कहे तो अन्य जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें आपके साइंस के सेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सेशन होने वाला है, क्योंकि सारे के सारे सवाल एनसीईआरटी बुक से लिया गया सवाल है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी का हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं आज के इस सेशन का पहले सवाल की ओर। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि 1 टन इस्पात बनाने में लगभग कितना किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है 12 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 8 किलोग्राम, मोर देन और नन। तो इनमें से आपके सामने जो ऑप्शन है, इनमें से आप पाएंगे कि 1 किलोग्राम मतलब 1 टन इस्पात बनाने में लगभग जो है 10 केजी मैग्नीज की आवश्यकता होती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने बी है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि किसी व्यक्ति की श्वसन दर होती है, यानी कोई व्यक्ति का श्वसन दर कितना होता है। कहने का मतलब ये है कि 1 मिनट में कोई व्यक्ति कितना बार सांस लेता है और छोड़ता है। 1 मिनट में कोई व्यक्ति कितना बार सांस लेता है और छोड़ता है, यही इसका श्वसन दर होता है। वो कितना होता है। सामान्य व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है, स्वस्थ व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है, वयस्क व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने कि 10 से 12 बार या फिर 15 से 18 बार। सी कह रहा है कि 72 से 80 बार। तो आप पाएंगे कि एक स्वस्थ व्यक्ति, एक वयस्क व्यक्ति का श्वसन दर जो है 1 मिनट में सांस लेने और छोड़ने की जो क्रिया है वह 12 से 18 बार होता है। ऑप्शन नंबर आपके सामने ए है। तो दोस्तों, जितने सारे क्वेश्चन आपके मिलेंगे ना, सारे के सारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, किताब से लिया गया क्वेश्चन है, 6 से लेकर 12 तक का क्वेश्चन है, लाइन से बनाया हुआ क्वेश्चन है। इसलिए वीडियो को इत्मीनान से देखिए और अंत तक देखिए, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाले हैं आने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें, क्योंकि सारे एग्ज़ाम का जो बेस है ना एनसीईआरटी ही होता है। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि लवण की प्रकृति हो सकती है, यानी लवण जो है ना वो किस प्रकार के होते हैं, उसकी प्रकृति कैसा होता है, अम्लीय, उदासीन या फिर क्षारीय। तो आप पाएंगे कि जो अम्ल होते हैं वो अम्लीय होते हैं, क्षार का मतलब क्षारीय होते हैं, और उदासीन का मतलब क्या है कि जिसका पीएच मान जो है ना 7 होता है। ना ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं ना क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो लवण किस प्रकार के आते हैं, तो आप पाएंगे कि लवण जो है ना ये अम्लीय भी हो सकते हैं, क्षारीय भी हो सकते हैं, उदासीन भी हो सकते हैं। यानी कि आपके सामने इसका जो सही आंसर जाएगा ना वो मोड़ वाला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि मृदा क्षारीय हो तो क्या मिलाकर उदासीन किया जाता है। यानी कि मिट्टी में जब क्षार की मात्रा बढ़ जाती है, किसकी मात्रा बढ़ जाती है, क्षार की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसको हम क्षारीय मिट्टी कहते हैं, जो कि फसल के नुकसानदायक होता है, उपजाऊ में कमी आ जाती है। तो इसको उदासीन करने के लिए, यानी लवण और क्षार की मात्रा को इक्वल करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। ठीक है, तो मिट्टी में जब क्षार की मात्रा बढ़ जाती है तो उसमें जैव पदार्थ मिलाते हैं। ठीक है, क्या मिलाते हैं, जैव पदार्थ मिलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इसके साथ एक क्वेश्चन और आप जान लीजिए कि मिट्टी में यदि अगर लवण की मात्रा बढ़ जाए, मिट्टी अगर लवणीय हो जाए तो उसको हम लोग कैसे उदासीन करेंगे, तो उसमें हम लोग मिलाएंगे बुझा हुआ चूना को। ठीक है, उसमें मिलाएंगे बुझा हुआ चूना को मिलाएंगे। ठीक है, यानी कि आप याद रखेंगे कि अगर क्षार की मात्रा बढ़ती है तो उसमें हम लोग जैव पदार्थ मिला करके उदासीन करेंगे। अगर अम्ल की मात्रा बढ़ती है तो उसको हम लोग मिट्टी में बुझा हुआ चूना मिला करके उसको क्या करेंगे, उदासीन करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे चौथे क्वेश्चन। पाँचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मानव हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त किस भाग से शरीर के अन्य अंग में भेजा जाता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने दायां अलिंद दायां निलय, और सी है बायां निलय एमटीओ, और या फिर मोड़। ठीक है, नन। आप पाएंगे इसमें से कि जो मानव हृदय में ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होते हैं उसको शरीर के अन्य भागों में जो भेजने का काम है ना वो करता है हम लोग का बायां निलय, बायां यानी लेफ्ट। ठीक है, बायां निलय करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके सामने कौन जाएंगे, सी जाएंगे। छठा क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं। बड़ा इजी सा सवाल है, क्योंकि ये सवाल जो है ना 6 क्लास से लिया गया है। ठीक है, 6 क्लास के एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। ठीक है, कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो आप पाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पेड़ जो है ना वह कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, O2 को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर जाएगा आपके सामने वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है कि परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है किसको। देखिए आपके सामने है कि प्रोटॉन की संख्या को, बी कह रहा है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को, और सी कह रहा है कि न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या को। ठीक है,
तो परमाणु द्रव्यमान में क्या होता है कि परमाणु द्रव्यमान कहने का मतलब ये हुआ कि P+N यानी परमाणु में जो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं दोनों के योग को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु का मास कहते हैं, परमाणु का द्रव्यमान कहते हैं। और ये दोनों P+N दोनों कहाँ पे रहते हैं, तो परमाणु के नाभिक में रहते हैं। ये भी आप याद रखेंगे, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, नाभिक के चारों ओर ऐसे ऐसे वृत्तीय कक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है किसको, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग को, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके सामने 20 सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है कि परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है। देखो माइक्रोमीटर में नहीं मापा जाता है, मीटर में भी नहीं मापा जाता है, ये बड़ी छोटी चीज़ है ना, इसके लिए नैनोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसका उपयोग किया जाता है, नैनोमीटर का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है कि नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। पहले तो आप ये जान लीजिए कि नाभिक की यानी परमाणु की नाभिक है, ठीक है, परमाणु की नाभिक है, ये कोई सेल का नाभिक नहीं है। परमाणु के नाभिक को खोज किसने किया था, तो वो थे हमारे रदरफोर्ड थे, ठीक है। तो इनको इस उपलब्धि के कारण इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था, ठीक है। तो इनको 1908 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। परमाणु के नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड को 1908 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है कि भोजन का संग्रहण कौन करता है, पैरेन्काइमा, क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो आप पाएंगे कि भोजन का संग्रहण का काम जो है ना, ये पैरेन्काइमा का होता है। किसका होता है, पैरेन्काइमा का होता है। ऑप्शन नंबर आपके सामने ए हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के लिए क्या सत्य कथन है, यानी कि आपके सामने जो ट्रू लाइन है ना, ट्रू चीज़ को ढूंढना है, यानी कि इसमें से बाकी 2 जो फॉल्स होंगे, एक ट्रू होंगे। तो इसका आकार जो है ना 1 से लेकर के 10 UM होता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये एक क्रोमोजोम का होता है, नहीं इसमें क्रोमोजोम नहीं होते हैं, ठीक है। ये झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, ये भी बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। इसका जो सही आंसर जाएगा ना सत्य कथन में, यह है कि इसका आकार 1 से लेकर के 10 UM तक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपके सामने ए चला जाएगा। 12वीं क्वेश्चन है कि प्रोटीन संश्लेषण करता है, कौन करता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम जो है राइबोसोम का होता है। किसका होता है, राइबोसोम का होता है। ये आप याद रखेंगे, ये आप याद रखेंगे, क्योंकि हम लोग के जो मानव पाचन तंत्र है ना, मानव पाचन तंत्र से ये क्वेश्चन है कि प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है कि मछली द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ क्या है। यूरिक अम्ल, ये नहीं होगा। यूरिया ये नहीं होगा, जो मानव के मूत्र में पाया जाता है। अमोनिया, ये मछली के द्वारा उत्सर्जित किया गया अपशिष्ट पदार्थ होता है NH3, ठीक है। अमोनिया इसका रासायनिक सूत्र है NH3। ये मछली के द्वारा उत्सर्जित किया यानी छोड़े गए अपशिष्ट पदार्थ होते हैं अमोनिया, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। 14वां क्वेश्चन है कि 2 लिंगी पुष्प का उदाहरण है, यानी कि 2 लिंगी पुष्प का उदाहरण ये है कि एक ही पौधे में एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों जनन तंत्र होते हैं। वो कौन से आपके एग्जाम्पल है, पपीता ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। गुलाब ये होते हैं, और मटर भी अलग अलग होते हैं, इसमें भी नर और मादा अलग अलग होते हैं। लेकिन गुलाब में जो है ना ये द्विलिंगी पुष्प है। गुलाब क्या है, द्विलिंगी पुष्प है। इसको आप याद रखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बी चला जाएगा। 15वां क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, क्या सरल आभासी होता है, या फिर सदैव काल्पनिक होता है, या फिर वास्तविक व काल्पनिक होता है। तो आप पाएंगे कि उत्तल लेंस के द्वारा जो बना प्रतिबिंब है वो वास्तविक तो होता है लेकिन काल्पनिक होता है, ठीक है। 15 का ऑप्शन नंबर आपके सामने सी सही हो जाएगा। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब कौन होते हैं, तो देखिए जो प्रतिबिंब जो है ना वास्तविक होंगे, जो वास्तविक है ना वही पर्दे पर प्राप्त हो सकते हैं, जो काल्पनिक हैं वो पर्दे पर प्राप्त कभी नहीं होंगे। तो पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब कौन होते हैं, तो वो वास्तविक होते हैं। आपके सामने ए ऑप्शन है, काल्पनिक नहीं होंगे, दोनों तो होगा नहीं, डी तो होगा नहीं और ई तो होगा नहीं। तो आपके सामने जो ऑप्शन है ना ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों प्रक्रिया से बनने वाला उत्पाद कौन है। देखिए बालू ये सूक्ष्म जीव के द्वारा मृत पादप पे नहीं बनता है, कांच पे नहीं बनता, लेकिन ह्यूमस, ठीक है, ये बनाता है। सूक्ष्म जीव जो मृत पादप पे, जैसे कि बगीचा वगैरह में आप जाइएगा, बगीचा में तो वहाँ जो पत्तियाँ गिरी आपको नज़र आएंगे, कुछ दिन के बाद वो सड़ जाते हैं, सड़े हुए आपको नज़र आएंगे, थोड़ा सा बदबू भी आएगा, उससे थोड़ा सा चिपचिपा भी लगेंगे और देखने में वो भद्दा भी लगेंगे, उसका रंग भी डाउन हो जाता है। तो वो क्या होता है ना कि ह्यूमस में परिवर्तित हो रहे होते हैं, और इसका ये ह्यूमस में बदलने का काम करता है कौन, तो ये हमारे सूक्ष्म जीव करते हैं। और ह्यूमस जो होते हैं ये हमारे मिट्टी में उर्वरा शक्ति बढ़ाता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, ठीक है। जो पेड़ पौधे या फिर बाग बगीचे के लिए उसमें जो भी हरे पौधे होते हैं उसके लिए ये इंपॉर्टेंट खाद के रूप में काम करता है, ठीक है। तो इसका काम कौन करता है ये बनाने का, तो ये सूक्ष्म जीव करते हैं। तो
17 नंबर का सही आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में रस्ट रोग का प्रमुख कारण क्या है? रस्ट रोग खास करके पौधे में नहीं होता है, ये होता है गेहूँ में, ठीक है। गेहूं में रस्ट रोग का मुख्य कारण कौन है? जीवाणु नहीं, वायरस नहीं, कवक। गेहूं के पौधे में, यहाँ पे गेहूं छूटा हुआ है, गेहूं के पौधे में रस्ट रोग जो है कवक के कारण होता है, कवक के कारण होता है रस्ट रोग, ठीक है। किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? बी जाएगा। 19वां क्वेश्चन है कि चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया जो है ना, किण्वन कहलाती है, किण्वन, ठीक है। और इसी विधि के से शराब भी बनते हैं, इसी विधि से शराब भी बनते हैं, इसी विधि से शराब भी बनते हैं, किण्वन विधि से ही शराब बनते हैं, ठीक है। उसमें भी जैसे फल का रस को बदला जाता है, जैसे कि अंगूर वगैरह है, इसके रस से शराब बनाया जाता है किण्वन विधि के द्वारा ही। तो चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपके सामने सी है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन है कि बाढ़ की रोकथाम की सर्वोत्तम विधि क्या है? ये आपके कई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, टीआरई में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, कि बाढ़ के रोकथाम के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सा है? क्या नहर बना लेंगे? नहीं। बांध बना लेंगे? कुछ लोग कह रहे होंगे कि बाढ़ आती है उसको बांध को हम लोग ऊंचा कर देंगे तो बांध नहीं आएगी, ठीक है। ये चूँकि हम लोग यही देखते आ रहे हैं अपने आस पड़ोस में या फिर जहाँ भी रहते हैं कि बांध की ऊंचाई बढ़ा देते हैं तो पानी वहाँ से बाहर नहीं निकल जाता है, तो हम लोग समझते हैं कि बाढ़ की रोकथाम की ये एक विधि है। लेकिन नहीं, बाढ़ की जो रोकथाम की सर्वोत्तम विधि है ना, ये है वन रोपण, वृक्षारोपण इसको आप कह सकते हैं। कि जितना ज़्यादा वृक्ष को रोपिएगा, लगाइएगा, उतना ज़्यादा बाढ़ से निजात पा सकते हैं। यानी बाढ़ की रोकथाम के लिए सर्वोत्तम विधि जो है वह है वृक्षारोपण, वन रोपण, ऑप्शन नंबर ए। 21वां क्वेश्चन है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, एसिड साल्ट एंड बेस, एसिड साल्ट एंड बेस से ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपके सामने है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए है साइट्रिक, बी है लैक्टिक, सी है टार्टरिक। तो आपके सामने जो ऑप्शन चले जाएंगे वो हो जाएंगे टार्टरिक, यानी इमली में जो अम्ल पाए जाते हैं, एसिड पाए जाते हैं, वो है टार्टरिक अम्ल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। 22वां क्वेश्चन है कि भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? यानी हमारे देश में मीथेन नामक जो गैस है इसका मुख्य स्रोत क्या है? तो गन्ना के खेत से नहीं निकलते हैं, गेहूं के खेत से नहीं निकलते हैं, ये जो है ना धान वाले खेत से निकलते हैं, ठीक है। जहाँ पे पानी का लगाव होगा ना, पानी का लगाव होगा, वहाँ पे ज़्यादातर मीथेन गैस निकलना शुरू हो जाते हैं। जैसे गोबर, ठीक है, गीला यहाँ भी होता है तो यहाँ से भी गोबर में भी मीथेन गैस का रिसाव होने लगता है। तो चूँकि भारत में धान की खेती होती है, अच्छे खासे पैदावार होती है और खेती भी किया जाता है बड़े क्षेत्रफल पर, बड़े पैमाने पे, तो इसीलिए यहाँ की धान की खेती से क्या होता है कि मीथेन गैस रिलीज होते हैं। इसलिए भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत जो है ना धान है या फिर धान की खेती, दोनों में से कोई ऑप्शन आपके सामने रह सकते हैं। तो इसका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 23वां क्वेश्चन है कि वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसने दिया था? ये डायरेक्ट आपके सामने यहाँ पे वैज्ञानिक का नाम पूछा जा रहा है। ये ईवीएस का क्वेश्चन है, ईवीएस या फिर आप कह सकते हैं बायो में भी पूछा जा सकता है कि वाई आकार का ऊर्जा मॉडल किसने दिया था? लिंडमैन हो जाएंगे, ओडम हो जाएंगे या फिर टिलमैन हो जाएंगे। तो वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह का जो मॉडल है ये आपके ओडम ने दिए थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीयक प्रदूषक कौन सा है? बड़ा ही गौर से देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके सिर्फ सीटेट, यूपीटेट या फिर स्टेट नहीं कह सकते हैं, जैसे कि बीपीएससी भी नहीं कह सकते, बीपीएससी प्रशासनिक लेवल का ये क्वेश्चन है, उसमें कई बार ये पूछा जा चुका है कि द्वितीयक प्रदूषक कौन हो सकते हैं? ओजोन, SO2 या फिर पैन। तो आप पाएंगे कि ओजोन जो है ना ये द्वितीयक प्रदूषक है, लेकिन SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ये प्राथमिक प्रदूषक में आते हैं, प्राथमिक में, ठीक है। लेकिन फिर वहाँ पर पैन के बारे में आप आइएगा तो ये भी द्वितीयक प्रदूषक में है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि द्वितीयक प्रदूषक के दो एग्जाम्पल हैं, ओजोन भी है और पैन भी है। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या चला जाएगा? मोर वाला चला जाएगा, ऑप्शन डी चला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, कि द्वितीयक प्रदूषक में ओजोन भी आते हैं, PAN भी आते हैं, पैन भी, और SO2 जो है ये प्राथमिक प्रदूषक होते हैं, इसीलिए बी नहीं होगा, ए और सी इसका सही आंसर जाएगा। यानी दो ऑप्शन है, इसीलिए इसका आंसर डी जाएगा, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है कि दो समुदायों के सांस्कृतिक संपर्क क्या कहलाता है? ये भी आपके ईवीएस का ही क्वेश्चन है और हाई लेवल का क्वेश्चन, इसका स्टैंडर्ड अच्छा है, ठीक है। दो समुदायों के सांस्कृतिक संपर्क को क्या कहते हैं? एकीकरण कहते हैं? नहीं। अंतरावलंबन कहते हैं? नहीं। एकल्चरेशन कहते हैं, ठीक है। इसका जो है दो समुदाय के सांस्कृतिक संपर्क क्या कहलाता है? एकल्चरेशन कहलाता है, ऑप्शन नंबर आपके सामने बी चला जाएगा, ठीक है। 26वां क्वेश्चन है कि विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? लुई ब्रेल जो थे, लुई ब्रेल
ये ब्रेल लिपि की खोज किए थे। ठीक है, ये अंधे व्यक्ति थे और अंधे के पढ़ने की एक लिपि होती है जिसको बोलते हैं ब्रेल लिपि, इसी का खोज किए थे। ठीक है, तो ब्रेल लिपि दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, ये विश्व स्तरीय मनाया जाता है। तो विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा 4 जनवरी को विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने सी। 27वां क्वेश्चन है कि ग्रेनाइट किस प्रकार के सैल हैं, यानी किस प्रकार की चट्टान है। सैल को दूसरा नाम चट्टान भी होता है। ठीक है, चट्टान को ही सैल कहते हैं। तो ग्रेनाइट चट्टान के बारे में पूछा जा रहा है, ग्रेनाइट सेल के बारे में पूछा जा रहा है। ये किस प्रकार का है, अंतर्भेदी नहीं है, बहिर्भेदी नहीं है, ये एक अवसादी चट्टान है, यानी अवसादी सैल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो कभी भी एग्जाम में आएंगे आपके ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार के चट्टान है, तो अवसादी चट्टान कह सकते हैं, या फिर ग्रेनाइट सेल किस प्रकार के सेल हैं, तो अवसादी सेल हैं। ठीक है, 28 का सही आंसर सी चला जाएगा। 27 का 28 नंबर क्वेश्चन है कि सोना, पेट्रोलियम व कोयला क्या है। तो सोना, पेट्रोलियम और कोयला जो है ना, ये सारे के सारे जो है खनिज हैं। ये सारे के सारे क्या है कि खनिज पदार्थ हैं। ये सारे के सारे क्या हैं कि खनिज पदार्थ हैं। देखिए इसमें से अगर सोना हट जा रहा ना यहाँ पर सोना, तो ये दोनों जीवाश्म भी आ सकते थे, क्योंकि जीव से बना हुआ है। कोयला भी है ना, कोयला किससे बनता है, कोयला पेड़ से बनता है, यानी हरे पेड़ पौधे जब दब जाते हैं सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष बाद वो क्या है, कोयला में परिणत हो जाते हैं। और वही जब समुद्री जीव जब दब जाते हैं तो वो सैकड़ों हजारों वर्ष के बाद वो पेट्रोल में बदल जाते हैं। दोनों चूँकि जीव हैं तो जीवाश्म भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सोना लग गया ना, तो ये तीनों के तीनों खनिज में आ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके सामने ये चला जाएगा। 29वां क्वेश्चन है कि पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। तो पाचन की प्रक्रिया क्या मुख्य गुहा से शुरू होती है, या छोटी आंत से शुरू होती है, या आहार नाल से शुरू होती है। तो देखिए पाचन की प्रक्रिया जो है ना मुख्य गुहा से शुरू होती है और लगभग छोटी आंत तक जाते जाते ये कंप्लीट हो जाती है। केवल बड़ी आंत में पानी का पाचन होता है। ठीक है, पानी का पाचन होता है। ठीक है, पानी का पाचन क्या होता है, बड़ी आंत में होता है। पानी का अवशोषण कह सकते हैं, पाचन भी नहीं अवशोषण बोल सकते हैं। ठीक है, तो पाचन की प्रक्रिया शुरू कहाँ से होती है, मुख्य गुहा से, और ख़त्म कहाँ पे होती है, तो छोटी आंत में जाकर के होती है। ठीक है, तो शुरू यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपके सामने कौन हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। 30वां क्वेश्चन है कि हीलियम व हाइड्रोजन किस मंडल में पाए जाते हैं। ये पृथ्वी के जो मंडल होते हैं ना, 5 मंडल में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हीलियम और हाइड्रोजन किस मंडल में पाए जाते हैं। क्षोभ मंडल जिसमें हम लोग रहते हैं, सबसे निचला परत नहीं, मध्य मंडल बीच वाला नहीं, बहिर्मंडल ये सबसे ऊपरी परत में होते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल ये जो सबसे ऊपरी परत है ना, सबसे ऊपरी परत होते हैं, इसमें क्या पाए जाते हैं, हीलियम और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। हीलियम और हाइड्रोजन गैस किस मंडल में पाए जाते हैं, तो बहिर्मंडल में पाए जाते हैं। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन नंबर 30 का सही हो जाएगा, कौन सा, बी हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने आज की इस सेशन में एनसीईआरटी क्लास के टॉप 30 विज्ञान के क्वेश्चन किया है, जो मिक्स क्वेश्चन है, जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस ईवीएस, ये सभी विषयों को मिला करके 30 क्वेश्चन थे जो आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। और सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो किसी भी एग्ज़ाम आप दीजिएगा, कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा, वहाँ आपको इन सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो आप हमें ये बताएंगे कि ये सेशन कैसी लगी, समझ में आई, कितनी समझ में आई, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस तरह के रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को इसलिए प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं जब कभी अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले देखते रहिए हमारे चैनल RK स्टडी को। धन्यवाद।